वेलकम बैक दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल लिट एंड लिटिल थिंग्स। आज हम जो पोएम डिस्कस करने वाले हैं वो है अलेक्जेंडर पोप की लिखी हुई द रेप ऑफ द लॉक कैंटो 1। ये वीडियो दो पार्ट्स में बनेंगी। कैंटो 1 को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि ये काफी लंबी पोएम है और इसमें काफी सारे सिंबल्स और मोटिव्स एडेड हैं, इसलिए उनको डिटेल में समझने के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड करना जरूरी था। सबसे पहले बात करते हैं इस पोएम को लिखा क्यों गया था। बेसिकली लंदन सोसाइटी न्यो क्लासिकल एज में एक एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी, जिसमें काफी तरीके की चीजें होती रहती थी। अलेक्जेंडर पोप एक बहुत बड़े राइटर थे जो कि क्लब्स वगैरह में बैठा करते थे, और एक बार एक क्लब में एराबेला फर्मर के बाल को लॉर्ड पेट्रे नाम के आदमी ने काट दिया। और इस छोटे से इंसिडेंट पर, इस बहुत ही ट्रिवियल चीज पर दो फैमिलीज आपस में भिड़ने लगी, और लंदन में एक आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा इवेंट ये क्रिएट हो गया, न्यूज़पेपर्स वगैरह में इसी के बारे में पब्लिश होने लगा। तो अलेक्जेंडर पोप को बहुत ही हंसी आई कि एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी जो है वो सही चीजों के बारे में बात नहीं करती है और इतनी ट्रिवियल मैटर्स पर ये इतनी परेशान हो जाती है। 1712 में ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था। इसमें कैंटो 1 एंड कैंटो 2 एडेड था। इसके बाद इसकी सक्सेस इतनी ज़्यादा हुई कि अलेक्जेंडर पोप ने इसको और एक्सपैंड किया और इसमें 3 और कैंटोज़ ऐड किए जो कि 1714 में पब्लिश हुए। इसके बाद 1717 में इसका एक एक्सपैंडेड वर्ज़न आता है, जिसमें क्लैरिसा की एक स्पीच एडेड होती है। अब क्लैरिसा कौन है? क्लैरिसा इस पोएम में एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि अलेक्जेंडर की माउथपीस है। मतलब पोप अपना व्यू क्लैरिसा के थॉट्स के थ्रू रख रहे हैं। अपना जो भी उनका व्यूज है वो क्लैरिसा को कैरेक्टर बना के अपने व्यूज को वो इस पोएम में रखते हैं। इसीलिए उन्होंने एक एक्सपैंडेड वर्जन इसका 1717 में पब्लिश कराया। अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्म और मीटर की। फॉर्म और मीटर की अगर बात करें तो ये एक हीरोइक कपलेट में लिखा गया पोएम है, और इसकी जो मीटर है वो है आयाम्बिक पेंटामीटर। अब इसकी शुरू की जो लाइन है, ये लैटिन भाषा में लिखी हुई है, इसलिए मुझे प्रोनंसिएशन मैं इसकी सही कर रही हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता। ये लिखा है नोलरम बेलिंडा तुओस वायलेर कैपिलोस सेजुआत हो प्रेसिबिस मी ट्रिब्यूस तुइस। तो ये अलेक्जेंडर पोप ने मार्शियल के लिखे हुए एपिग्राम 12.84 से लिया है। मार्शियल एक रोमन पोएट थे जिन्होंने एक किताब लिखी थी एपिग्राम्स, और उसका जो बुक 12 था, और बुक 12 में 84 एपिग्राम जो था वहां से उन्होंने ये पर्टिकुलर लाइन ली हुई है। इसमें वो कहते हैं कि बेलिंडा, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारा बाल कट गया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम जो चाहती थी मैंने वही किया। अब मार्शियल की पोएम में भी बेलिंडा जो थी वो हीरोइन थी, इसीलिए अलेक्जेंडर पोप ने अपने वर्क में सबसे पहले इस लाइन को लिखा है, और इस लाइन को उन्होंने मार्शल के वर्क से लिया है। क्योंकि दोनों ही पोएम्स की जो क्वीन है, जो कि हीरोइन है, वो है बेलिंडा। बेलिंडा कौन है? बेलिंडा हमें याद रखना है कि ये एक ओरिजिनल स्टोरी पर आधारित पोएम है। तो बेलिंडा जो है वो एराबेला फर्मर को दिखाती है, और लॉर्ड बैरन जो है वो लॉर्ड पेत्रे को दिखाते हैं। तो इन दोनों कैरेक्टर को हमें इस पोएम में याद रखना है, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इस लाइंस की। What dire offense from armors causes springs? What mighty contests rise from trivial things? इसमें पोएट कहता है कि ऐसा कैसा हो गया कि इतना बड़ा ऑफेंस जो है वो कहाँ से स्प्रिंग हो रहा है, कहाँ से जन्म ले रहा है? क्योंकि इसका कॉज क्या है? लव है इसका कॉज। एमारस मतलब लव होता है। तो इतना बड़ा जो ऑफेंस हो गया वो किसके कारण हुआ? क्योंकि इसका कारण प्यार था या लव था। व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स। और इतना बड़ा जो विवाद खड़ा हो गया है वो किन चीजों पर खड़ा हो गया है? बहुत ही छोटी मोटी चीजों पर। आगे वो कहते हैं कि आई सिंग दिस वर्स टू कैरल म्यूज इज ड्यू दिस इवन बेलिंडा may vouchsafe to view. Slight is the subject, but not so praise if she inspire and he approve my leave.
तो आगे पोएट कहते हैं कि मैं ये जो वर्ड्स है ये कैरल के कहने पर ये लिख रहा हूँ, क्योंकि म्यूज़ जो है वो मुझे इंस्पायर अभी नहीं कर रही है। बेसिकली ये मॉक एपिक पोएम है, और मॉक एपिक में आप जो एपिक के फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि हीरोइक कपलेट्स यूज़ करना या बहुत बड़े-बड़े मेटाफर्स को यूज़ करना, वो सब कुछ आप फ़ॉलो करते हैं, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो बहुत ही ट्रिवियल होता है। तो यहाँ पे भी मैटर क्या है कि एक लड़की का बाल एक लड़के ने काट दिया, और इसी पर मॉक एपिक लिखी जा रही है। 5 कैंटोस पे ये पूरी पोएम लिखी गई है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि म्यूज़ जो है, जो शुरू में ही एपिक के रहता है, जैसे कि आपने जॉन मिल्टन में देखा है, यूरेनिया वहाँ पे एक म्यूज़ के बारे में बात किया जाता है। यहाँ पे वो म्यूज़ किसको कह रहे हैं कि मेरी जो म्यूज़ है, वो अभी ड्यू है, लेकिन इस पोएम को लिखने के लिए मुझे इंस्पायर कौन कर रहा है? मेरा दोस्त जॉन कैरल। जॉन कैरल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अलेक्जेंडर पोप को इस पूरी घटना पर कविता लिखने को कहा था। और उसके बाद वो कहते हैं कि दिस इवन बेलिंडा मे वाउचसेफ टू व्यू, और बेलिंडा जो है वो भी इस कविता को मैं चाहता हूँ कि वो भी बहुत स्पोर्टिंगली ले, मतलब वो एलाबेला फर्मर को शुरू में ही बता देना चाहते हैं कि वो उनका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन वो इस पूरी घटना को पढ़ के और उनकी पोएम को पढ़ के नाराज ना हो। वो आगे कहते हैं कि स्लाइट इज द सब्जेक्ट बट नॉट सो प्रेज इफ शी इंस्पायर एंड अप्रूव माई लेस। हो सकता है कि इसका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही बेकार है, बहुत ही ट्रिवियल है, लेकिन इसको जिस तरीके से लिखा गया है वो बिल्कुल बेकार नहीं है। और मैं ये कविता चाहूंगा कि बेलिंडा की जो खूबसूरती है, उसकी जो इंस्पिरेशन मुझे मिली, और मेरे लिखने के तरीके को कैरल ने जो अप्रूव किया, इसलिए मैं ये कविता लिख रहा हूँ। लेस का मतलब यहाँ पे सॉन्ग से है या फिर पोएम से है। See what strange motive goddess could compel a well-bred born lord to assault a gentle belle. Now, यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहता है कि कैसा गॉडेस ने गेम खेला, या एक वेल ब्रेड जेंटलमैन के लाइफ में, कि उसने एक बहुत ही सीधी सादी, बहुत ही खूबसूरत, जेंटल बेल का मतलब होता है बहुत ही खूबसूरत लेडी के साथ ऐसा असॉल्ट किया। Oh, say what stranger cause yet explode could make a gentle bell reject a lord? या फिर हो सकता है कि इस पूरी घटना का कारण ऐसा क्या है कि इतनी खूबसूरत एक औरत ने इस अच्छे दिखने वाले लॉर्ड को रिजेक्ट कर दिया। दोनों ही कारण बहुत ही स्पेसिफिक हो सकते हैं, या फिर इसके पीछे कोई अनएक्सप्लोर्ड मिस्टीरियस बात भी हो सकती है। इसके बाद पोएट कहते हैं कि इन टास्क सो बोल्ड कैन लिटिल मैन एंगेज एंड इन सॉफ्ट bosoms dwell such mighty rage। वो आगे बहुत ही इस सरप्राइज के साथ वो कहते हैं कि इतने बड़े टास्क को छोटे आदमी कैसे एंगेज कर सकते हैं, मतलब कि लॉर्ड पीटर या लॉर्ड बैरन, जो इस कविता के कैरेक्टर है लॉर्ड बैरन, इस तरीके के छोटे लोग इतनी एलीट औरतों के बाल काटने जैसी बड़ी चीजें कैसे कर सकते हैं। और बेलिंडा जो कि बहुत ही सॉफ्ट काइंड हार्टेड है, जो शायद अपने लाइफ में एक एंट को भी उसने नहीं मारा होगा, इस तरह की औरत है बेलिंडा, और उसके मन में इतना सारा गुस्सा कैसे आ सकता है। तो वो एक तरीके से इस सोसाइटी पे, इस एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी पर हंस रहे हैं, मॉक कर रहे हैं अलेक्जेंडर को। आगे वो कहते हैं कि Saul through white curtains show a timorous ray and oppose those eyes that must eclipse the day. Now lapdogs give themselves the rousing shake and sleepless lovers just at 12 away. ये बहुत ही मजेदार लाइन है। यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे वो बेड चेम्बर दिखाना चाह रहे हैं बेलिंडा का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी पोएम का, और काफी सारे क्वेश्चंस इससे यूजीसी नेट में आ चुके हैं कि बेड चेम्बर में क्या-क्या चीजें दिखाई गई हैं। अब बेलिंडा जो है वो अपने कमरे में, अपने बेड चेम्बर में सो रही है, और सुबह की किरणें जो है उसके बेड चेम्बर के वाइट कर्टन से झांकती हुई रूम में एंटर कर रही है। और इसके बाद उन्होंने एक बहुत ही अच्छा हाइपरबली यहाँ पे यूज़ किया है कि उसकी आँखें थोड़ी-सी खुलती हैं, और बेलिंडा की आँखें इतनी चमकीली हैं कि सूरज की रोशनी भी उसके आगे फीकी पड़ जाए, कि वो अगर आँखें खोलेगी तो दिन में क्या हो जाएगा, ग्रहण लग जाएगा, क्योंकि सूरज दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसकी आँखें इतनी खूबसूरत हैं। जैसे लिखा हुआ है, एंड अपोज दोज़ आईज़ दैट मस्ट एक्लिप्स द डे।
आगे वो कहते हैं कि उसका जो लैप डॉग है, वो उन किरणों की वजह से थोड़ा-सा जाग गया है और उसने थोड़ा उठकर अपने आप को शेक किया है। एंड स्लीपलेस लवर्स जस्ट एट 12 अवेक। तो ये बहुत ही रिलेटेबल लाइन है कि स्लीपलेस लवर्स, जो लवर्स होते हैं वो रात को जगते हैं और सुबह तक सोते हैं। अगर आप रात में जगकर अपने लवर्स से बात करेंगे या उसके ख़्यालों में खोए रहेंगे तो आप क्या होगा, आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाएँगे और आपके उठने में 12 बज जाएँगे। आगे पोएट कहता है, थ्राइस रंग द बेल, द स्लीपर नॉक द ग्राउंड एंड प्रेस्ड वॉच रिटर्न द सिल्वर साउंड, बेलिंडा स्टिल हर ड्राउजी ड्राउनी पिलो, प्रेस्ड हर गार्जियन सेल्फ प्रोलॉन्ग द बामी रेस्ट। वो आगे कहते हैं कि जो बेल है वो 3 बार बज चुका है और किसी ने ग्राउंड में लाके चप्पल भी रख दी है। उसका जो वॉच है वो भी समय बताना शुरू कर चुका है, लेकिन बेलिंडा जो है वो अभी तक उठने का नाम नहीं ले रही है। और अब इंट्रोड्यूस होता है उसका गार्जियन सेल्फ। यहाँ पे बेलिंडा का गार्जियन सेल्फ कौन है? आपको याद रखना है, बेलिंडा का गार्जियन सेल्फ एरियल है। और एरियल क्या चाहता है? एरियल चाहता है कि बेलिंडा आज सोती ही रहे, वो कहीं भी बाहर ना जाए, किसी भी पार्टी को अटेंड ना करे। अब ऐसा क्यों है? आगे पोएट बताएंगे आपको। इट वॉज ही हैड समन्ड टू हर साइलेंट बेड द मॉर्निंग ड्रीम दैट हावर्ड ओवरहेड। अब वो क्या करते हैं, क्योंकि सेल्फ जो है वो गार्ड तो कर सकते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते। ये एक तरीके के स्पिरिट्स होती हैं, आत्माएं होती हैं। तो गार्जियन सेल्फ एरियल जो है वो, क्योंकि डायरेक्टली बेलिंडा से बात नहीं कर सकती, इसलिए वो उसके सपने में आती है। अब सपने में क्या उसको दिखाते हैं एरियल? वो दिखाते हैं कि अ यूथ मोर ग्लिटरिंग देन अ बर्थ नाइट व्यू दैट इवन इन द स्लम्बर कॉस्ट हर चीक टू ग्लो। नाउ वो कहते हैं कि एक बहुत ही सुंदर लड़का खड़ा हुआ है एक बर्थडे पार्टी में, जिसको बेलिंडा देख रही है अपने सपने में, और सपने में ही वो इतनी खुश हो गई है कि उसका रियल में उसकी चीक्स जो हैं वो ग्लो करने लग रहे हैं, यानी कि वो ब्लश फील कर रही है। Now seemed to hear his winning lips to lay, and thus in whispers said or seemed to say, fairest of mortals, you distinguished care of thousand bright inhabitants of air। वो आगे कहते हैं कि वो आदमी जो है, जो बहुत खूबसूरत आदमी है उसके सपने में, वो झुक कर उसके कानों में कुछ विस्पर करता है। और वो आगे विस्पर क्या करता है कि फेयरेस्ट ऑफ मॉर्टल्स यू डिस्टिंग्विश्ड केयर ऑफ थाउजेंड ब्राइट इनहैबिटेंट्स ऑफ एयर। तो जो लोग, जो औरतें अपने आप को चेस्ट रखती हैं, अपने आप को प्योर रखती हैं, उनकी रक्षा कौन करता है? ये एयर स्पिरिट्स करती हैं। आगे पोएट कहता है कि इफ एवर वन विजन टच्ड योर इन्फेंट थॉट ऑफ ऑल द नर्स एंड ऑल द प्रीस्ट हैव टॉट ऑफ एरी एल्स बाय मूनलाइट शैडोज ग्रीन द सिल्वर टोकन एंड द सर्कल्ड ग्रीन। तो तुम याद करो कि तुम्हारे बचपन में तुम्हारी दाई ने या तुम्हारे आसपास के पुरोहित ने तुम्हें कहानियां सुनाई होंगी कि जो एरी एल्व्स होते हैं, जो कि अ, पूर्णिमा की रोशनी में डांस करते हैं, दिखाई देते हैं, पीछे चांदी के सिक्के छोड़कर चले जाते हैं और फॉरेस्ट में, यानी कि सर्कल्ड ग्रीन, यानी कि फॉरेस्ट में नाचते हैं। या फिर तुम याद करो कि और वर्जिन्स विजिटेड बाय एंजल पावर्स, तुम ऐसी कहानियां याद करो जहां पर वर्जिन्स क्या होते हैं कि एंजल्स उनको आके विजिट करते हैं, किसके साथ? विथ गोल्डन क्राउन्स एंड रेड्स ऑफ हेवनली फ्लावर्स। हेवन से फ्लावर्स लाके उनको विजिट करते हैं। हियर एंड बिलीव योर ओन इम्पोर्टेंस नो, नॉट बाउंड योर नैरो व्यूज टू थिंग्स बेलो। दाई को मैं योर पढ़ना पसंद करती हूँ क्योंकि उससे मीनिंग समझ में आती है। तो हियर एंड बिलीव मतलब मुझे सुनो और उन दादी-नानियों की कहानियों पे विश्वास करो, उन पुरोहितों की कहानियों पे विश्वास करो, जो तुम्हें बताती हैं कि कई सारी आत्माएँ होती हैं, जो तुम्हें तुम्हारी रक्षा करती हैं, और इन सबको विश्वास करते हुए अपनी इम्पोर्टेंस को समझो और अपने आप को किसी भी ट्रिवियल चीज़ में मत झुकाओ या किसी भी चीज़ के बंधन में मत बंधो जिससे तुम्हारी चेस्टिटी या वर्जिनिटी लॉस हो जाए। Some secret truth from learned pride concealed to maids alone and children are revealed। तो दुनिया की काफ़ी सारी ऐसे सीक्रेट्स हैं जो शायद बहुत ही घमंडी स्कॉलर्स को नहीं पता होते हैं, लेकिन जो वर्जिन औरतें होती हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको ये सीक्रेट्स रिवील कर दी जाती हैं।
What though no credit doubting wits may give, the fair and innocent shall still believe. तो ऐसे स्कॉलर्स हो सकता है इन सारी बातों को मतलब कि आत्माएँ होती हैं, एरी आत्माएँ होती हैं, इन सबको हो सकता है स्कॉलर्स क्या करें रिजेक्ट कर दें। पर तुम क्योंकि तुम इनोसेंट हो और तुम फेयर हो मतलब तुम ट्रुथफुल हो, तुमको इस पे बिलीव करना चाहिए। ये सारी बातें कौन कह रहा है? वही जो आदमी उसको सपने में दिखाई दे रहा है। आगे ये कहते हैं कि नो देन अननंबर्ड स्पिरिट्स राउंड द फ्लाई द लाइट मिलिशिया ऑफ द लोअर स्काई these though unseen are even on the wing hang over the box and hover round the ring। तो बेसिकली अब वो बताते हैं कि किस किस तरीके की स्पिरिट्स होती हैं। वो बताते हैं कि ये जो अननंबर्ड मतलब बहुत सारी जो स्पिरिट्स चारों तरफ घूमती रहती हैं, ये क्या है? ये तुम्हारी आर्मी है, ये उन औरतों की आर्मी है जो कि प्योर है। और ये हमें दिखाई नहीं देती, दो अनसीन आर एवर ऑन द विंग। वो अपने पंख फैलाकर उड़ती रहती हैं, किसी को भी दिखाई नहीं देती। हैंग ओवर द बॉक्स एंड हावर राउंड द रिंग। बॉक्स का मतलब यहाँ पे थिएटर बॉक्स है, जहाँ पे लेडीज जाके थिएटर में प्लेस देखा करती थी न्यू क्लासिकल एज में। और रिंग का मतलब यहाँ पे एक पार्क से है। तो उस पार्क में अक्सर बॉल्स हुआ करते थे, मैस्करेड्स हुआ करते थे लंदन के एक पार्क में। उस जगह पे ये सारी स्पिरिट्स जो है वो हावर करती रहती है, क्योंकि यहाँ पे चेस्ट विमेन आती रहती हैं। इसके बाद वो कहते हैं थिंक व्हाट एन एक्विपेज यू हैज इन एयर एंड व्यू विथ स्कॉर्न टू पेजेस एंड अ चेयर। तो तुम इन एरी स्पिरिट्स के बारे में सोचो कि ये स्पिरिट्स जो है वो तुमको प्रोटेक्ट करती रहती हैं। और उसके बाद देखो स्कॉर्न टू पेजेस मतलब अपने यंग सर्वेंट्स और अपने ट्रांसपोर्ट को, कि तुम्हारे ट्रांसपोर्ट और तुम्हारे यंग सर्वेंट्स तुमको प्रोटेक्ट नहीं करते, ये स्पिरिट्स हैं जो तुमको प्रोटेक्ट करती हैं। ओके, तो आगे पोएट कहते हैं कि एज ऑफ नाउ यूर ओन आर बीइंग्स वर ओल्ड and once enclosed in women's beauteous mold, thence by soft transition we repair from earthly vehicles to these air। तो ये कहते हैं कि ये जो स्पिरिट्स जो तुम्हारे आसपास घूमती हैं या किसी भी चेस्ट औरत के आसपास घूमती हैं, ये एक्चुअली पहले क्या थी? ये लेडीज थी। और इन लेडीज की ही आत्माएं जो है वो बाद में जाके स्पिरिट बन जाती हैं। इसके आगे वो कहते हैं कि think not when women's transient breath is fled, that all her vanities once are dead. Succeeding vanities she still regards, and though she plays no more, overlook the cards। इसका मतलब ये है कि जब ये औरतें मर जाती हैं, ये लेडीज मर जाती हैं, इनकी बॉडी से इनकी आत्मा बाहर निकलती है और उन जगहों पर जाकर घूमती है, स्पिरिट बनकर उन जगहों पर घूमती है जहाँ पे फैशन की बातें हो रही हैं, जहाँ पे पार्टीज हो रही हैं। क्योंकि अब वो कार्ड गेम नहीं खेल सकती हैं, पर वो कार्ड गेम को देख सकती हैं। इसके आगे पोएट कहते हैं कि हर जॉय इन गिल्डेड चैरियट्स व्हेन अलाइव एंड लव ऑफ ओम्ब्रे आफ्टर डेथ सर्वाइव, फॉर व्हेन द फेयर इन ऑल देयर प्राइड एक्सपायर टू देयर फर्स्ट एलिमेंट्स इन देयर सोल रिटायर। तो वो कहते हैं कि ये जब औरतें चैरियट्स में बैठती हैं तो स्पिरिट्स इनको फॉलो करती हैं, क्योंकि चैरियट्स क्या है? चैरियट्स एक तरीके की लग्जरी है। तो ये वहां पे भी उनको फॉलो करते हैं, और जब भी ओम्ब्रे कार्ड गेम खेला जाता है तो ये तब भी वहां रहती हैं, क्योंकि इन स्पिरिट्स की डिजायर्स क्या है? वो अभी तक फुलफिल नहीं हुई है। ये अभी भी इन चीजों को एंजॉय करना चाहती हैं, इसलिए ये लोगों को दिखती तो नहीं है, पर जहां भी ये सारे काम हो रहे हैं वहां पे ये रहती हैं। आगे ये अलेक्जेंडर पोप बहुत इंपॉर्टेंटली हमें बताते हैं कि किस तरीके की स्पिरिट्स होती हैं। काफी सारे उन्होंने टाइप्स बताए हैं स्पिरिट्स के, और उन टाइप्स में से वो बताते हैं कि जब औरतें मरती हैं तो उनका जो लास्ट इमोशन होता है या जब जो भी उनका बिहेवियर होता है, उस हिसाब से उन्हें एलिमेंट्स बाय एलिमेंट्स डिवाइड कर दिया जाता है उनके सोल को। तो आगे वो कहते हैं कि द स्पिरिट्स ऑफ फायरी termagants in flame mount up and take a salamander's name, soft yielding minds to water glide away and sip with nymphs their elemental टी। तो वो आगे कहते हैं कि जो स्पिरिट्स है, जो फायरी स्पिरिट्स है, मतलब जो बहुत गुस्सैल औरतें होती हैं, वो क्या बन जाती हैं? वो सैलमेंडर बन जाती हैं। और जो बहुत ही लाइट हार्टेड सॉफ्ट हार्टेड औरतें होती हैं, जिनको बहुत आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, वो क्या बन जाती हैं? वो निम्फ्स बन जाती हैं।
इसके बाद वो बात करते हैं कि जो बहुत ही सीरियस और प्रूडिश औरतें होती हैं, द ग्रेव प्रूड सिंक्स डाउनवर्ड टू नोम इन सर्च ऑफ मिस्चीफ स्टिल ऑन द अर्थ टू रोम, द लाइट कॉकेट्स इन सिल्व्स अलोफ्ट रिपेयर एंड स्पोर्ट एंड फ्लटर इन द फील्ड्स ऑफ एयर। तो वो आगे कहते हैं कि जो बहुत ही सीरियस और बहुत ही चालाक और प्रूडिश औरतें होती हैं, वो क्या बन जाती हैं, नोम बन जाती है, और वो हर समय इस सर्च में रहती हैं कि मिसचीफ कहाँ हो रहा है, जहां भी मिसचीफ हो रहा है वहां पे नोम्स घूमती हुई मिलेंगी। और जो बहुत ही लाइट हार्टेड फ्लर्टेशियस औरतें होती हैं, वो क्या बन जाती हैं, सिल्फ बन जाती हैं। और जहां कहीं भी फ्लर्टेशियस बातें चल रही हैं, वहां पे सिल्फ घूमती रहती हैं। आगे पोएट कहते हैं कि नो फर्दर येट whoever fair and chaste rejects mankind is by some self embraced। तो आगे पोएट कहते हैं कि कोई भी फेयर ट्रुथफुल और बहुत चेस्ट वुमेन अगर किसी आदमी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती हैं, तो वो इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। For spirits freed from mortal laws with ease assume what sexes and what shapes they please। तो ये औरतें मॉर्टल लॉज मतलब इंसानी लॉज के परे वो किसी भी जेंडर में खुद को ढाल सकती हैं और कोई भी शेप ले सकती हैं। What guards the purity of melting maids in courtly balls and midnight masquerades? तो औरतें जब कॉर्टली बॉल्स में जाती हैं या मैस्करेड्स में जाती हैं, तो वहां पे बहुत चांसेस रहते हैं कि उनकी चेस्टिटी खत्म हो सकती है, उनकी वर्जिनिटी खत्म हो सकती है, उनको कोई लड़का पसंद आ सकता है। तो उसको गार्ड करने के लिए, उनको गार्ड करने के लिए कौन होता है, स्पिरिट्स होते हैं। Safe from the treacherous feint, the daring spark, and the glance by the day, the whisper in the dark। तो आगे पोएट कहते हैं कि ट्रेचरस फ्रेंड से भी स्पिरिट्स हमें बचाते हैं, और ऐसे स्पार्क से, जैसे कि कहते हैं ना पहली नजर का प्यार, तो उस पहली नजर के प्यार से भी सिर्फ हमें बचाते हैं। एंड द ग्लांस बाय डे, द विस्पर इन द डार्क, मतलब सुबह जब एक दूसरे की नजरें मिल रही हैं, लवर से मिल रही हैं, या फिर रात को वो आके कुछ खुसफुसा रहा है, तो आप जो औरतों की डिजायर्स हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, ये सिल्व्स करती हैं। अलेक्जेंडर पोप एक तरीके से मॉक कर रहे हैं कि जो फीमेल होती हैं, जो अपने चेस्टिटी पर बहुत प्राउड करती हैं, अपनी वर्जिनिटी पर बहुत प्राउड करती हैं, उनको एक्चुअली खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है, बट एक्चुअली जो स्पिरिट्स होती हैं वो उनको गार्ड करती हैं। ये एक तरीके का सटायर है एरिस्टोक्रेटिक वुमेन के ऊपर। When kind occasion prompts their warm desire, when music softens and when dancing fires। ये अगेन वही बात हो गई कि मैस्करेड्स और बॉल्स में जब म्यूजिक बहुत सॉफ्ट हो जाता है और डांस होता रहता है, तो उनकी डिजायर्स को कंट्रोल करने के लिए स्पिरिट्स वहां रहती है। इट इज बट देयर सेल्फ द वाइज सेलेस्टियल नो, दो ऑनर इज द वर्ड विथ मेन बेलो। तो इसमें वो आगे कहते हैं कि ये सेल्फ ही है जो उनको प्रोटेक्ट करती हैं, ताकि अपने से नीचे जो भी प्रपोजल्स उनके पास आ रहे हैं जिन भी आदमियों के, उनको वो मना कर दे और अपने ऑनर को सबसे सुप्रीम रखे, अपनी चेस्टिटी को सबसे सुप्रीम रखे। तो यहाँ तक हमने इसका आधा पार्ट यानी कि 5 पैराग्राफ्स हमने कंप्लीट कर लिए। 5 पैराग्राफ्स और बचे हैं। आई नो ये पोएम थोड़ी लंबी है, बट आई एम ट्राइंग कि मैं आपको ऐसे समझाऊं कि कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई भी लाइन आ जाए तो आप पढ़ के आपको तुरंत याद आ जाए कि इसका मतलब क्या है, और आप इसे पर्टिकुलरली सही जगह पर मैच कर सके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो या कुछ बुरा लगा हो, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए थैंक यू। हम नेक्स्ट पार्ट में इसके और 5 पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे और कैंटो 1 को यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे।